शारदा आज अपने सबसे छोटे बेटे मयूर की शादी भी कर देती है, वो भी एक गांव की लड़की कविता से। और शारदा के साथ मिलकर उसकी बाकी दोनों बड़ी बहुएं सरिता और रिंकी अपनी देवरानी का स्वागत करती हुई कहती हैं। का हो देवरानी जी, अब शर्माओ नहीं, सीधे ही कलशवा को पैर से गिरा के अंदर आई जाओ। सही बोल रही है बड़की दीदी। का है ना, अब ई घर हम 3 लोगों को मिलकर संभालना है, तो एक दूसरे से काहे की शर्म। ठीक है जेठानी जी, आवत हैं। कविता गृह प्रवेश करके अपने घर में आती है और अपने पति मयूर संग आराम करने चली जाती है। अगले दिन सुबह सुबह कविता की दोनों जेठानियां उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ी उसे आवाज लगाकर उठाते हुए कहती हैं। ए देवरानी जी, उठा हो, सूरजवा तांडव करे खातिर आकाश में आ गया है और तुम्हारी नींदवा पूरी नहीं होवत है। बड़की दीदी, पहला दिन ना ही बोलो, बेचारी घबरा के कहीं मायके ना भाग जाए, फिर हमू दोनों को बनानी पड़ेगी रसोई। ठीक बा, ए छुटकी देवरानी, तनिक उठ भी जाओ। रिंकी के इतना बोलते ही कमरे का दरवाजा खुलता है और सामने कविता नहा धोकर तैयार होकर अपनी दोनों जेठानियों से कहती है। अरे जेठानी जी, हम तो कब का उठ गए थे, वो तनिक साज श्रृंगार में समय लग गया। चलिए, आज हमारी पहली रसोई है, कछु तड़कता भड़कता बनावत है सासू माँ के लिए। जे बात, चलो। रिंकी और सरिता अपनी देवरानी के आने से बहुत खुश थी, क्योंकि उनकी देवरानी भी उन्हीं की तरह बिहारी थी, जिससे उनको उसके साथ घुलने मिलने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। अब तीनों बिहारी बहुएं रसोई में जाती हैं, जहां कविता अपनी पहली रसोई में दाल पीठा, रसिया और लिट्टी चोखा बनाती है। और कुछ ही देर में जब उसके सास, पति और जेठ खाने की टेबल पर आते हैं, तो उनके सामने कविता खाना परोसती है और अपनी सास से कहती है। सासू माँ, आज हम आपके लिए अपने यहाँ की स्पेशल डिश बनाए हैं। ई है हमारी स्पेशल डिश, दाल पीठ और रसिया, है ना? हाय दैया, आपको कैसे पता? तू भूल रही है बहू, तेरी जेठानियाँ भी बिहारी ही हैं और जब से ये इस घर में बहू बनकर आई है ना, यही खाना खिलाए जा रही है। कभी लिट्टी चोखा, कभी दाल पीठ, कभी खीर का नाम बदलकर रसिया। मेरे मुँह का तो सारा स्वाद बिहारी खाने से ही भरा हुआ है। ये तो अच्छा है ना माँ जी, आपकी तीनों बहुएं आपको इतना मस्त मस्त खाना बना के खिलावत हैं। और जैसे एक बिहारी सब पर भारी होवत है ना, वैसे ही बिहार का खाना भी सभी खानों में लाजवाब होवत है। जे बात दीदी, एकदम सही बोले। माँ, हमारे घर में तो मिनी बिहार बसा हुआ है, सच में। तुझे हंसी आ रही है? मुझसे पूछ, इन 2 बिहारी बहुओं के साथ रहना ही कितना मुश्किल था, और तू तीसरी भी बिहारी ही ले आया। अब तीनों मिलकर सुबह शाम रात मुझे बिहारी डिशेस बना बना कर खिलाएंगी। माँ, मेरी गलती नहीं है, भाभीियों के मायके बिहार में थे और हम जब वहाँ गए तब मेरी मुलाकात इत्तेफाक से कविता से हो गई और प्यार हो गया। फिर क्या, अब ये आपकी बहू है। का भी ऐसा अपने प्यार की कहानी बड़े बूढ़े लोगों के आगे थोड़ी ना सुनावत है। मैं बुढ़ाई नहीं हूँ, मतलब मैं बूढ़ी नहीं हुई हूँ। शारदा की इस बात पर सब हंसने लगते हैं और फिर कविता की पहली रसोई में बना खाना खाकर सब उसकी तारीफ करते हुए उसे शगुन देते हैं। समय निकलता है। समय के साथ तीनों बहुएं 3 समय सिर्फ बिहारी खाना बनाया करती, वो भी पूरे अच्छे से मिर्च मसाले डालते हुए। ऐसे ही एक शाम सब खाना खाने बैठे थे, तो तीनों खाने में दाल भात चोखा बनाती हैं और शारदा जैसे ही एक चम्मच दाल पीती है, तो उसमें मिर्ची होने के कारण बोलती है। हाय हाय, मेरा मुंह जला दिया। अरे ये दाल है या लाल मिर्च का घोल? कितनी मिर्ची है इसमें? सासू माँ, ये हमारी स्पेशल दाल। हमारे बाबूजी ई दाल बहुत पसंद करते थे, बिना भात के दाल पी जाते थे वो। इस खातिर हम आज ही दाल बनाए हैं, पर लगता है आपको मिर्च मसाले वाला खाना ज्यादा जमता नहीं। इतना मिर्चा? अरे इसमें मिर्चा ही मिर्चा है। तुम तीनों ने एक दिन मुझे सादा खाना नहीं खिलाया, कभी लिट्टी चोखा, कभी तीखी दाल, तो कभी कुछ। अरे जो नॉर्मल लोगों की रसोई में बनता है वो भी बना लिया करो ना। जैसे सासू माँ? जैसे रोटी सब्जी, कम मिर्च वाली साधारण दाल, दलिया, खिचड़ी। सासू माँ कोनो बीमार थोड़ी है घर में, जो हम तीनों बिहारी बहुएं अपनी रसोई में बीमारों वाला खाना बनाए। हमारी जुबा को तो बचपन से ही तीखा खाना जमत है सासू माँ, लेकिन फिर भी हम आपके खातिर बहुत कम मिर्च और मसाला डाले हैं।
मेरा लिहाज करके कम है, तो मेरा लिहाज ना किया होता तो अब तक तो ये मेरे पेट में आग लगा देती। हे भगवान, वो दिन कब आएगा जब मेरी इन 3 बिहारी बहुओं की रसोई में कुछ ऐसा बनेगा जो मेरे पेट को भरे, ना कि दिल को जलाए। शारदा बिना बहस किए वहाँ से बिना खाए पिए निकल लेती है। ये सब देखकर मयूर अपनी पत्नी और भाभीियों से कहता है, देखिए, आप तीनों को बिहारी खाना बहुत अच्छा बनाना आता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरी माँ हमेशा शहर में रही है, यहाँ हमने हमेशा साधारण खाना खाया है। सिर्फ खास मौकों पर ही हमने थोड़ा मिर्च मसाले वाला खाना बनाया है, वो भी इतना नहीं। तो आप तीनों जरा माँ के बारे में सोचो। आप अपना बिहारी खाना अपनी रसोई में बनाओ, लेकिन कभी कभी माँ की पसंद का खाना, साधारण खाना भी बना लिया करो। जी आप सही कह रहे हैं, हम तीनों आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे। तीनों बिहारी बहुएं मयूर को अब अपनी रसोई के खाने में बदलाव करने का वादा करती है। लेकिन इस बात से अनजान शारदा के पास उसकी एक सहेली माधुरी का कॉल आता है, जो शारदा से कहती है, कैसी है शारदा? तूने तो याद करना ही छोड़ दिया, इसलिए मैंने सोचा खुद ही तुझे याद कर लूं। अच्छा, मैंने आज इसलिए फोन किया है कि मैं और मेरी कुछ सहेलियां तेरे घर आ रही है कल। तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे मुझे क्यों दिक्कत होगी, आओ आओ, तुम्हारा ही घर है। ठीक है, सुना है तेरी 3 बहुएं हैं, तो उनसे जरा अच्छा अच्छा खाना बनवा लियो हमारे लिए। एक दिन जरा हम भी 3-3 बहुओं का सुख ले ले। जरूर जरूर, तू आ तो। हाँ, कल आती हूँ। चल बाय, मिलते हैं कल। माधुरी इतना बोलकर कॉल कट कर देती है, जिसके बाद शारदा सोच में पड़ जाती है। ये सारी की सारी शहर की हैं। इनको मेरी बहुओं के मसालेदार बिहारी रसोई में बना खाना कहाँ पसंद आएगा। और अपनी बहुओं को कुछ अलग बनाने को बोलूंगी तो वो उसमें भी बिहारी खाने का स्वाद ला ही देंगी। देखती हूँ क्या होगा। शारदा ये सोचते हुए अपनी बहुओं के पास जाती है और उनको अपनी सहेलियों के आने की खबर देती है, जिसके बाद वो उनको खाने में थोड़ा शहरी खाना बनाने को भी कहती है। अगले दिन शारदा की सहेलियां आती हैं, जिनमें से माधुरी शारदा की तीनों बहुओं से मिलकर कहती है, अरे वाह शारदा, तेरी 3 बहुएं तो बड़ी सुंदर है। सच में तेरे तो भाग ही खुल गए। हाँ वो तो है। तुम आओ, बैठो बहुओं, जाओ सबके लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आओ। अरे वाह बहुओं, ये तुमने पकोड़े बनाया हमारे स्वागत के लिए। ये पकोड़े जैसे दिखत है माधुरी आंटी, पर ये पकोड़ा नहीं है। ई दरअसल तरुआ है। ई में सिर्फ बेसन नहीं, बल्कि चावल, बैंगन, हरा धनिया, अदरक, लहसुन, राई, नमक, बहुत सारी चीजें मिली है। फिर तो ये बहुत मसालेदार होगा। मुझे मसालेदार खाना जमता नहीं है। अरे नहीं, तनिक चखो तो आप। हमने इसमें मसाले सब आप लोगन के हिसाब से डाले हैं। ये सुनकर माधुरी और सब तीनों बिहारी बहुओं की रसोई के बने तरुआ खाती है और उसके बाद तीनों की बहुत तारीफ करती है। ये देखकर शारदा को बहुत खुशी थी कि उसकी तीनों बहुओं ने मेहमानों के आगे उसकी लाज रखी। फिर कुछ देर बाद सब खाना खाने बैठते हैं, जहाँ शहर के हिसाब से तीनों बहुओं ने खाना बनाया था, जैसे पनीर, चावल, पराठे और भी बहुत कुछ। उस खाने को चखने के बाद शारदा कहती है, वाह बहू, इसका स्वाद तो बहुत अच्छा है, न ज्यादा तीखा न फीका। मुझे तो लगा मेरी बिहारी बहुओं की रसोई में सिर्फ बिहारी खाना ही बनता है। नहीं माँ जी, हम आपके खातिर सब बना सकत हैं, और सिर्फ बिहारी नहीं, पंजाबी, मराठी, गुजराती, जॉनसन खाना आपको सब भाता है, तो वो सब बना सकत हैं हम। लेकिन अब तक बनाए नहीं, ओके लिए हम तीनों को माफ कर दियो। लेकिन हम तीनों को लगा कि हमारे यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, इसीलिए हम तीनों अपनी रसोई में हमेशा वही बनाएंगी। लेकिन अब हम बिहारी ही नहीं, सब तरह का खाना बनाएंगे, वो भी आपके स्वादानुसार, ताकि आपको कभी भी खाने की टेबल से भूखा ना उठना पड़े। वाह शारदा, सच में मुझे तो आज तुझसे जलन हो रही है। इतनी अच्छी बहुएं तुझे मिल कैसे गई? मेरी अच्छी किस्मत से। शारदा अपनी तीनों बिहारी बहुओं को गले से लगा लेती है और फिर सब बैठकर बिहारी बहुओं की रसोई का बना खाना एंजॉय करती हैं। सरला ने अपनी बेटी खुशबू की शादी कुछ महीने पहले ही की थी, लेकिन वो अपनी बेटी के ससुराल वालों की लड़ाई झगड़ों से काफी परेशान हो चुकी थी। आज तो मुझे पूजा के ससुराल जाना ही होगा, इनका तो रोज का हो गया है। मेरी बेटी भी कितना परेशान हो रही है, आज तक उसने कभी भी ऐसी लड़ाई झगड़े नहीं देखे। अरे बहू, बूढ़ा अब तक घर नहीं आया क्या? कब का मैंने चीनी लेने के लिए भेजा था, देख अब तक नहीं आए। आते ही होंगे माँ जी, कोई मिल गया होगा तो उनसे बातें करने लगे होंगे। हाँ, यही तो दिक्कत है।
इस उम्र में भी इसकी गप्पे हाँकने की आदत नहीं गई। माँ जी लगता है पापा जी आ गई। बोल दे इस बुढ़े से मुझसे कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है, वरना आज आर या पार। माँ आप यहाँ, आपने बताया भी नहीं कि आप आ रही हैं आज। कैसी है मेरी बच्ची, सब ठीक तो है ना? और समधन जी आप, मेरी बच्ची की शादी को अभी कुछ समय ही बीता है कि आप लोगों ने मेरी बेटी का जीना हराम कर दिया है। अरे समधन जी आप, बताया भी नहीं पूजा ने कि आप आ रही हैं, और पूजा को तो हमने कुछ किया भी नहीं है। हाँ माँ, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई होगी। माँ जी और पापा जी तो मुझे कभी कुछ बोलते ही नहीं। लेकिन तू तो रात को रो रो कर कह रही थी ना कि मैं ये सब झगड़ा लड़ाई देख नहीं पा रही हूँ माँ, मुझे घर बुला लो। अरे बहू, तूने मेरे और बुढ़े के बीच हुए झगड़े के बारे में तो कुछ नहीं बताया ना समधन जी को। और समधन जी आप खड़ी क्यों है, बैठिए ना। मैं आपको क्या ही बताऊं कि इस उम्र में आकर मेरे बुढ़े को ना जाने क्या ही हो गया है, बस हर बात पर गुस्सा करता रहता है। अब आप आ गई है ना, तो आप अपने समधी जी को समझा कर ही जाइएगा। सरला तो यहाँ अपनी बेटी का झगड़ा सुलझाने आई थी, लेकिन वो अपने समधी और समधन जी के बीच में फंस जाती है। अरे उमा, तुझे क्या हो गया? तुम मुझे समधन जी जैसी क्यों लग रही है? अरे तू तो समधन जी जैसी बन भी नहीं सकती। वो आपकी समधन जी है और मैं आपकी बीवी यहाँ पीछे खड़ी हूँ। इसका मतलब समधन जी आप? अरे आप कब आई, बताया भी नहीं मुझे। और कैसी हैं आप? बहू, समधन जी को खाना वाना दिया कि नहीं? हाँ हाँ, समधन जी की खातिरदारी करने के लिए बहू है ना। तुम अंदर चलो, तुम्हारी खातिरदारी मैं करती हूँ, वो भी अच्छे से। अरे देखो, घर में मेहमान आए, थोड़ी इज्जत करो। मर्दों की इज्जत होती है घर में, थोड़ी इज्जत तो दे ही सकती हो। समधन जी को पता है कि घर में तुमने कितनी इज्जत कमाई है, तो उनके सामने अच्छा बनने की नाटक छोड़ो और जाकर खाना खाओ। वैसे भी मैं आपसे बहस करना नहीं चाहती। सरला अपनी समधी और समधन की बातें सुन रही होती है, लेकिन वो उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं कहती। अब अगली रोज सुबह सुबह ही लड़ने झगड़ने की आवाज सुनकर जब सरला हॉल में आती है, तो देखती है कि उसके समधी और समधन आपस में लड़ रहे हैं। पूजा बेटा, तू शांत क्यों नहीं करवाती अपने सास ससुर को? माँ, तो मुझे इन कुछ महीनों में पूजा की आरती और भजन से ज्यादा इनके लड़ने झगड़ने की आदत हो गई है। मेरी बच्ची भी कितनी हिम्मत वाली हो गई है जो सुबह सुबह इन दोनों का लड़ाई झगड़ा देख रही है। माँ चलो आप चलकर चाय पी लो, ये दोनों लड़कर खुद ही शांत हो जाएंगे। अरे यहीं ले आ चाय, झगड़ा देखते देखते पी लूंगी। सरला अब अपने समधन और समधी को लड़ते हुए देखकर चाय पी रही थी। इस उम्र में मुझे तुमसे और चाहिए ही क्या? प्यार करना तुम्हें आता नहीं और अपनी जिम्मेदारियों को तुम समझते नहीं। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता ना, तो हमारे घर में दो निकम्मी औलादें नहीं होती। तुम अब की बात करो, पहले की नहीं। और तुम्हारी जिम्मेदारियाँ कहाँ गई? इस उम्र में हम दोनों अगर एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? अरे अब कितना साथ दूं? हमेशा तो तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। अगर तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ बुढ़ापे में, तो ठीक है, तुम्हें जैसा समझना है समझो। तुम्हारी दिक्कत, तुम्हारी परेशानी तुम झेलो, मुझे कोई मतलब नहीं। मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मैं जा रहा हूँ। अरे सच सवर कर तो तुम घर से ऐसे निकलते हो जैसे तुम्हें तो इस उम्र में कोई और पसंद कर लेगी और तुम मेरी सौतन ले आओगे इस घर में। अरे तुम्हें जो ठीक लगे तुम सोचो यार, मैं चला। लेकिन ये मत भूलना, इस उम्र में कोई तुम्हें एक कप चाय ना दे, लड़की तो दूर की बात है। ये सब बातें तुम मुझे मत बोलो। अगर मैंने ये बातें दिल पे ले ली ना, तो देख लेना, इस घर में तुम्हारी सौतन ले आऊंगा। मजनू ये बोलकर बाहर चला जाता है। इधर उमा रोते हुए अपनी समधन से कहती है, अब आप ही बताओ, इस उम्र में ये ऐसी बातें करेंगे तो मुझसे भला कैसे बर्दाश्त होगा? अरे जाने दीजिए समधन जी, इस उम्र में कौन समधी जी को भाव देगा? जाने दीजिए, कुछ भी बोलते हैं।
नहीं समधन जी, आप नहीं जानती हैं। नुक्कड़ पर पान बेचने वाला जो है ना, उसकी बीवी के साथ इसका चक्कर चल रहा है। हाँ माँ, मेरी सास एकदम सही कह रही है। मैंने तो पापा जी को उस औरत से कितने दिन बातें करते हुए भी सुना है। और तो और एक दिन तो वो मुझसे मिलवाने भी उस औरत को लेकर आए थे। हाँ समधन जी, इस बुढ़े के पीछे मैंने अपनी पूरी जवानी खराब कर ली, लेकिन अब ये बुढ़ा किसी और के पीछे अपना बुढ़ापा खराब कर रहा है। माँ जी चलिए आप खाना खा लीजिए। छोड़िए, पापा जी का दिमाग तो वैसे भी खराब ही रहता है। देर शाम तक मजनू घर नहीं आता। उमा मजनू का इंतजार कर रही थी। अरे समधन जी, हम मंदिर होकर आते हैं, बुढ़ा आएगा तो पूजा खाना दे देगी। हाँ हाँ चलिए ना, मैं भी कई दिनों से मंदिर जाने का ही सोच रही थी। उमा और सरला अपने घर के पास वाले मंदिर में पहुंचते हैं। तभी वो दोनों देखते हैं कि वहाँ किसी की शादी चल रही है। अरे समधन जी, देखिए ना कैसा जमाना आ गया है। इस उम्र में लोग शादी कर रहे हैं। राम राम, ऐसे ही लोग मंदिर बंद करवाएंगे। अरे पंडित जी, आप तो समझदार हैं, तो फिर क्यों आप पढ़ रहे हो मंत्र? अरे जाने दीजिए समधन जी, हमें क्या, हम तो यहाँ पूजा करने आए हैं। आइए माता रानी के दर्शन करके चलते हैं। हे भगवान, मेरे बुढ़े को थोड़ी सी अकल दे दो। उसमें सिर्फ अकल की कमी है, वरना दिल का वो बुरा नहीं है। मैंने आज उससे कुछ ज्यादा ही लड़ाई कर ली। अब तक घर भी नहीं आया है, ना जाने कहाँ होगा, कैसे होगा। मुझे बहुत चिंता हो रही है। समधन जी इतना मत सोचिए। समधी जी को अगर आपकी चिंता होती तो वो आपको छोड़कर नहीं जाते। ठीक कह रही हैं आप समधन जी। मजनू ये सब सुनकर अपना सहरा हटाता है और उमा को पीछे से आवाज लगाकर कहता है, उमा, तुम मुझसे इतना प्यार करती हो और मैं अभागा तुम्हारी बात नहीं समझ पाया। तुम यहाँ? इसका मतलब कि यहाँ तुम शादी करने आए हो? हे प्रभु, तुम मुझे ये कैसा दिन दिखा रहा है? अरे अरे ये सब छोड़ो, अब हम ना एक नई शुरुआत करते हैं। आज मैं तुम्हें समझ पाया हूँ। पंडित जी, रोक दीजिए शादी। उमा अपने बूढ़े को देखकर हैरान थी। मंदिर में कुछ देर पहले वो जिसकी बुराई कर रही थी वो और कोई नहीं बल्कि उसका बूढ़ा ही था। समधन जी, मेरे तो कर्म ही फूट गए इस उम्र में। ये मेरी सौत लाने की सोच रहे हैं। हे प्रभु, आपने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? अरे उमा, शांत हो जाओ, घर चल के बात करते। या तमाशा मत करो, मैं तुम्हें अब कभी परेशान नहीं करूँगा। आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी, तभी तो तुम मुझे परेशान करने लायक रहोगे। भागो, कहाँ तक भाग पाते हो? इस उम्र में तुम पर जवानी चढ़ी हुई है ना। सत्यानाश हो इनका। कहाँ मैं अपनी बेटी की हिमायती बनकर आई थी और कहाँ अपने समधी समधन के सलाहकार बनकर रह गई हूँ। इस घटना के बाद उमा और मजनू के बीच सुलह तो नहीं होती, लेकिन बात और भी ज्यादा बढ़ जाती है। गोपी अपनी माँ मीना के साथ एक गांव में रहती थी। मीना सिलाई का काम करती और उसी से वो अपना घर भी चलाती। एक दिन उसकी बेटी गोपी खाना लेकर उसके पास आती है। माँ कितना काम करोगी, थोड़ा खाना खा लो और आराम कर लो। बेटी समय नहीं है, कल तक मुझे ये सभी ब्लाउज सिल कर देने हैं। अगर नहीं दिया ना तो मुझे आगे काम नहीं मिलेगा। माँ आप इतना मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि पूरे गांव में आपके सिवा कोई और सिलाई करने वाली है नहीं, तो लोगों को आपके पास ही आना पड़ेगा ना। बेटी आजकल जमाना बहुत आगे है, अगर मैं नहीं करूँगी ना उनका काम तो वो कहीं और से करवा लेंगे। ठीक है माँ, आप जीती और मैं हारी। आप खाना खा के थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद आपको जो करना है वो कर लेना। मीना अपनी बेटी की बात मान जाती है और सिलाई छोड़कर खाना खाने लगती है। खाकर वो जैसे ही बिस्तर पर थोड़ा आराम करने के लिए जाती है, उसकी आंख लग जाती है। अपनी माँ को सोता देखकर गोपी सोचती है, मेरी माँ अकेले ही कितना काम करती है, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। वैसे तो मुझे सिलाई नहीं पसंद है, लेकिन अगर काम पूरा करके नहीं दिया तो काम नहीं मिलेगा, इसलिए मैं ही सिल देती हूँ सारे ब्लाउज। सुबह मीना की अचानक से आंख खुलती है। हे भगवान, कल रात में तो मुझे बहुत सारे ब्लाउज सिलने थे, मैं सो कैसे गई? इसलिए मैंने गोपी को कहा था कि ना मैं खाऊंगी ना ही आराम करूंगी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी आंख लग जाएगी।
अब क्या करूं मैं? गोपी तू यहाँ क्यों सो रही है? और ये सिलाई मशीन बाहर कौन लाया? ये तो अंदर थी ना। मीना के पूछने पर गोपी उसे सब बताती है। गोपी की सारी बातें सुनने के बाद मीना कहती है, बेटी तुझे तो सिलाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी तूने मेरे लिए इतनी मेहनत करी। माँ आप तो रोज इतनी मेहनत करती हो, मैंने सोचा इसी बहाने आपकी थोड़ी मदद कर दूं। मीना और गोपी आपस में बातें कर रही होती हैं। तभी गांव की औरतें अपने कपड़े लेने के लिए उसके पास आती हैं और सभी ब्लाउज के डिजाइन को देखकर वो बहुत खुश होती हैं। तभी एक गायत्री नाम की औरत कहती है, मीना बहन, लगता है इस बार आपने बहुत दिमाग लगाकर ब्लाउज के डिजाइन बनाए हैं, तभी सारे डिजाइन बहुत ही अलग और सुंदर हैं। गायत्री बहन, इस बार की सारी सिलाई मैंने नहीं की, मेरी बेटी ने की है। उसे सिलाई आती है लेकिन वो कभी करती नहीं है। अगर पहनने के बाद आपको कोई कमी लगे ना तो आप मुझसे ठीक करवा लेना। ठीक है मीना बहन, वैसे डिजाइन देखकर ही दिल खुश हो गया है। लगता नहीं है कि इसमें कोई कमी होगी, लेकिन फिर भी अगर मुझे लगा तो मैं जरूर आऊंगी। गायत्री वहाँ से चली जाती है। दिन बीतते हैं और बीतते दिनों के साथ गोपी सिलाई के काम में अपनी माँ की मदद करने लगती है और धीरे धीरे वो भी बहुत अच्छी सिलाई करना शुरू कर देती है। एक दिन वो घर में कपड़े सिल रही होती है। तभी उसकी सहेली रानी अपने भाई केशव के साथ उसके घर आती है। गोपी, कहाँ है तू? कितने दिन हो गए तू मेरे घर नहीं आई है। मुझे तो लगता है तू मुझे भूल ही गई है। नहीं रानी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है कि अब मैं सिलाई के कामों में अपनी माँ का हाथ बांटने लगी हूँ। इसी बहाने उनकी मदद भी हो जाती है और मुझे कुछ भी नया सीखने को ही मिल जाता है। सही है, इसी बहाने तुम गरीब लोगों की थोड़ी और आमदनी हो जाएगी, क्योंकि एक से भले दो दो होते हैं। भैया, आप मेरी सहेली की ऐसे बेइज्जती नहीं कर सकते। मैं किसी की कोई बेइज्जती नहीं कर रहा, जो सच था मैंने वही बोला है। तुम मेरी छोड़ो, जिस काम के लिए आई हो ना वो काम करो और निकलो जल्दी, हमें और भी जगह जाना है। ठीक है, आप चलिए, मैं आती हूँ। गोपी, मेरे भाई की बातों का बुरा मत मानियो। तू तो जानती है ना कि वो कैसा है। तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे उनकी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। मैं तुझे यहाँ अपनी शादी की खुशखबरी देने आई हूँ। 4 दिन बाद मेरी शादी है, मैं चाहती हूँ तू वहाँ आए। रानी तो जानती है ना कि मेरे गरीब और तेरे अमीर होने के कारण तेरे घर में कोई भी हमारी दोस्ती को पसंद नहीं करता है। मैं वहाँ कर तेरा फंक्शन खराब नहीं करना चाहती हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना, तू मेरी दोस्त है, तुझे मेरी शादी में आना ही पड़ेगा। रानी जल्दी करो, हमें देरी हो रही है, और भी जगह जाना है हमें। जी भैया, अभी आती हूँ। गोपी, मुझे ना देर हो रही है, मैं चलती हूँ। तुझे आना है मेरी शादी में, मैं तेरा इंतजार करूँगी। रानी वहाँ से चली जाती है और गोपी उसकी बातें सुनकर परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके पास कोई अच्छे कपड़े नहीं थे जिसे पहनकर वो रानी की शादी में जा सकी। तभी उसकी माँ मीना उसके पास आकर कहती है, गोपी चल मेरे साथ थोड़ा बाजार चल ले, मुझे सिलाई के लिए कुछ कपड़े लेकर आने हैं। माँ, जब आप मार्केट जा ही रही हो तो क्या आप मुझे एक अच्छा सा लहंगा दिला सकती हो? मुझे अपनी सहेली रानी की शादी में पहनना है। गोपी बेटी, तू तो अपने घर की हालत जानती है ना, या हमारे अच्छे कपड़े पहनने की हालत नहीं है। मैं तुझे लहंगा कहाँ से दिलाऊंगी? माँ, सिर्फ एक लहंगा ही तो मांगा है, कौन सी बहुत बड़ी चीज मांग रही हूँ? बेटी, एक लहंगा 5 से 7 हजार तक का होगा। अब इतने पैसे मैं कहाँ से ले आऊँ? ठीक है माँ, कोई बात नहीं, मैं नहीं जाऊंगी शादी में, आप परेशान मत हो। गोपी चुपचाप अपनी माँ के साथ बाजार जाने के लिए निकल जाती है, लेकिन मीना को अपनी बेटी का उदास चेहरा देखकर बहुत दुख होता है। दोनों बाजार पहुंचकर सिलाई के लिए कपड़े और बाकी का सामान लेकर घर लौट रही होती हैं। तभी गोपी की नजर कुछ बच्चों पर जाती है, जो कि माचिस की तिल्लियों से ड्राइंग शीट पर घर बना रहे होते हैं, जिसे देखकर वो अपने मन में सोचती है, ये घर कितना अच्छा लग रहा है। अगर माचिस की तिल्लियों से इतना अच्छा घर बनाया जा सकता है तो लहंगा भी तो बनाया जा सकता है। क्या हुआ गोपी, तुम क्या सोचने लगी? घर नहीं चलना? कुछ नहीं माँ, चलिए घर चलते हैं। गोपी और मीना घर आ जाते हैं। मीना अपनी सिलाई में लग जाती है और गोपी दुकान जाकर बहुत सारी माचिस और कुछ रंग लेकर आती है।
माचिस की सभी तिल्लियों को अलग अलग रंग में डुबोकर वो धूप में सुखा लेती है। वो ऐसा कई बार करती है, जिससे उसके पास बहुत सारी माचिस की तिल्लियां इकट्ठा हो जाती हैं। तभी मीना उसके पास आती है। हे भगवान, गोपी तू पागल तो नहीं हो गई है? इतनी सारी माचिस की तिल्लियों का तू क्या करेगी? माँ, मैं रानी की शादी में पहनने के लिए माचिस की तिल्लियों का लहंगा बनाऊंगी। देखना, सब मेरे लहंगे को देखकर बहुत खुश होंगे और तारीफ भी करेंगे। खुश होंगे? ये तो सही कहा तूने, क्योंकि उन्हें मजाक उड़ाने का मौका जो मिल जाएगा। लेकिन तेरा माचिस का लहंगा देखकर वहाँ के लोग तेरी तारीफ नहीं करेंगे, बल्कि तेरा मजाक बनाएंगे। माँ, वो तो वक्त बताएगा। अब जो मैंने सोच लिया है मैं वही करूँगी। तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है बेटी। मैंने जो पैसे इकट्ठे किए हैं ना, तू उसे ले जाकर अच्छा सा लहंगा लिया। ये माचिस का लहंगा बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं माँ, अब मुझे पैसे नहीं चाहिए। अब मैं माचिस का ही लहंगा बनाऊंगी। ठीक है, मत सुन मेरी। जब तुझे अपनी बेइज्जती करवाने का इतना ही शौक लग रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मीना इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। गोपी पर उसकी बात का कोई असर नहीं होता और वो दिन रात एक करके अपना माचिस का लहंगा तैयार कर लेती है और उसे पहनकर वो अपनी माँ के पास आती है तो मीना उसे देखती ही रह जाती है। ये किसका लहंगा मांगकर पहनकर आई है तू? कितना सुंदर लहंगा है ये। माँ, ये मेरा माचिस का लहंगा है। देखो कितना सुंदर लग रहा है। तू सही कह रही है बेटी, तेरा माचिस का लहंगा तो सच में बहुत सुंदर है। मुझे माफ कर दे, माँ होकर मैंने तेरा ही मजाक उड़ाया। कोई बात नहीं माँ, उसी से मुझे और इच्छा हुई कि अब मुझे ये काम करके ही दिखाना है, और देखो मैंने कर दिखाया। गोपी अपना बनाया हुआ माचिस का लहंगा पहनकर रानी की शादी में पहुंचती है। तभी केशव उसे देखकर कहता है, मुझे पहले ही पता था कि तुम कुछ ऐसा ही पहनोगी, क्योंकि अच्छा और महंगा लहंगा खरीदने की तुम जैसे लोगों की औकात नहीं होती है। भैया, जो मैंने पहना है अपनी मेहनत से बना कर पहना है और मुझे इसे पहनने से कोई शर्म नहीं है। गोपी और केशव आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी रानी अपने दोस्तों के साथ उसके पास आती है और सभी उसका माचिस का लहंगा देखकर दंग रह जाते हैं और उसकी बहुत तारीफ करते हैं, जिसे सुनकर केशव का सर झुक जाता है। इस तरह से गोपी का लहंगा पहनने का शौक भी पूरा हो जाता है और अलग डिजाइन का लहंगा देखकर उसे कई ऑर्डर भी मिलते हैं।